नमस्कार साथियों। हिस्ट्री से एसोसिएटेड बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हिस्ट्री डिफिकल्ट है, क्या पास्ट के अंदर जो भी इवेंट्स घटित हुए हैं क्या हम उसको इफेक्टिवली याद रख सकते हैं, क्या एग्जामिनेशन के अंदर क्रोनोलॉजी के अंदर पूछे गए सवालों को क्या हम इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन द आईएएस हब आपके लिए लेके आया है, जहां पर हम पूरे ही हिस्ट्री को टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर हम ने ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे है एंड जो फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स हो सकते हैं जहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, ये उसके ऊपर ये सारे डॉक्यूमेंट्स बेस्ड है। ये यहां पर हम पूरे ही हिस्ट्री को कवर करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है वो एक थीम के ऊपर बेस्ड है, दैट इज रीड, रिवाइज एंड रिकॉल। क्योंकि एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा कंटेंट होता है हिस्ट्री का, उसको वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई ये जो टाइमलाइन का हैंडआउट है ये आपका इफेक्टिव रिवीजन के तहत उसके अंदर काम करेगा। अब इसी के साथ साथ हमने समाधान का एक मॉड्यूल भी लॉन्च किया है फॉर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पर आपके सारे ही सब्जेक्ट्स होलिस्टिकली कवर करवाए जाएंगे एंड बहुत इफेक्टिव तरीके से हम इसको कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, तो उसको और इजी बनाया गया है इन द समाधान सीरीज मॉड्यूल एंड इट हैज बीन टेकन बाय पीयूष सर। समाधान के अंदर हम एक और बहुत उम्दा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द रिवीजन कार्ड्स। बहुत सब पढ़ तो लिया जाता है लेकिन एंड आते आते इतने सारे बुक्स को रिवाइज कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम लेके आए हैं रिवीजन कार्ड्स। इस रिवीजन कार्ड्स के मदद से आप यूपीएससी के जो भी सिलेबस है उसको आप फास्ट रिवाइज कर सकते हैं एंड एग्जामिनेशन के पहले आप एकदम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं साथियों। सो दिस इज द समाधान। इसका जो डिटेल्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट दैट इज दिस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। ऐसे ही 4 अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें हम पूरे ही हिस्ट्री को कवर करेंगे एंड इस पर्टिकुलर ये जो डॉक्यूमेंट है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दिस इज ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल ऑन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट के ऊपर भी इसको फ्रीली अवेलेबल करवाया जाएगा। यहां पर एक इंडेक्स दिया गया है जिससे आप देख सकते हैं कि हम ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर प्री हिस्ट्री से लेके जो साउथ इंडिया दैट इज पोस्ट गुप्ता एज एंड जो साउथ इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री है वहां तक हम इसको कवर कर रहे हैं। देन उसके बाद हम मेडिवल इंडिया के ऊपर कवर करेंगे। नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द मेन कंटेंट साथियों, दैट हिस्ट्री मतलब क्या। जो भी अतीत में घटे गए इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम उसको हिस्ट्री ही बोलते हैं। अब हिस्ट्री की शुरुआत होती कब से है, तो वो होती है जब से मनुष्य का उत्सर्जन इस धरती पे हुआ तब से हम उसको गिनते हैं। धरती का उत्सर्जन अलग है, द वर्ल्ड इवॉल्व नियरली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन सबसे पहला मनुष्य इस धरती पर आया है 4.4 मिलियन ईयर्स अगो। एंड ऐसा नहीं है कि तब से जो मनुष्य जो एंशिएंट एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग जो था तब से आज तक हम सेम है, नहीं, वो हो ही नहीं सकते ना। हम क्या किया, हमने इवॉल्व करा है। दैट इज सबसे पहले जो हम थे, यू माइट हैव हर्ड कि हमारा जो एंशिएंट एंसेस्टर था दैट इज द एप, ठीक है। और जो एंशिएंट मोस्ट जो जीनस था, हमारा जो जीन था उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसियस जीनस। और आज के टाइम में हम क्या हैं, हम हैं हम हैं होमोसेपियंस। लेकिन इसके बीच में मनुष्य डायरेक्टली एस्ट्रोलोपिथेसियस जीनस से होमोसेपियंस में नहीं आया, उसने इवॉल्व करा है अलग अलग स्टेजेस में। तो अगर मैं उस इवोल्यूशन की बात करूं तो वो इवोल्यूशन को, ह्यूमन इवोल्यूशन को हम बोलते हैं होमिनिड इवोल्यूशन। अब ये होमिनिड इवोल्यूशन कब कब और कैसे कैसे हुआ है, दैट इज 2 मिलियन ईयर्स, मतलब 20 लाख साल में मनुष्य जो है वो क्या करता है कि उसको पता चलता है कि भाई हाथ जो उसके 2 हैं उसका क्या काम होता है। तो जब मनुष्य ये चीज समझ जाता है तो हम उसको बोलते हैं होमो हेबिलिस। वेराज आपको ये चीज पता है कि मनुष्य सबसे पहले बेंड था, ठीक है, बट जब मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जब मैन का पोस्चर इरेक्ट होता है, और वो कब होता है, वो नियरली 17 लाख साल पहले होता है। तो इस टाइम पे मनुष्य एक नए पीढ़ी में, एक नए युग में परिवर्तित करता है एंड दैट इज नोन एज होमो इरेक्टस, दैट इज द फुल्ली इरेक्ट मैन।
और उसके बाद जब मनुष्य समझ जाता है, जब मनुष्य सोचने समझने की क्षमता ला लेता है अपने अंदर, उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं होमो सेपियंस, मतलब एक सेंटिएंट बीइंग, सोचने समझने वाली क्षमता रखने वाला एक व्यक्ति। सो इस तरीके से होमिनिड, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। नाउ यहां पर इसके बाद अगर मैं हिस्ट्री की ही बात करूं साथियों, तो हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 वेरियस फेजेस। एक होता है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री के बाद होता है प्रोटो हिस्ट्री, एंड प्रोटो हिस्ट्री के बाद होता है नॉर्मल हिस्ट्री। अब इन तीनों का हम कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं? प्री हिस्ट्री मतलब वो समय जब कोई भी लिखावट का तरीका नहीं था। प्रोटो हिस्ट्री मतलब वो समय जहां पर लिखावट है लेकिन वो हमको समझ नहीं आया है। वेरएज हिस्ट्री मतलब जहां पर लिखावट है और वो हम समझ चुके हैं। और यही हिस्ट्री को हम 3 भागों के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज अर्ली या तो फिर हम इसको एंशिएंट बोल सकते हैं, एंशिएंट, देन मेडिवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और जो भी इंडिया से संबंधित हुआ है उसको हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं साथियों। अब यही जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री मेजरली किससे जुड़ा हुआ है? स्टोन एजेस से जुड़ा हुआ है। स्टोन एजेस मतलब क्या? जब जो एंशिएंट एंसेस्टर्स हैं और जो एंशिएंट ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, उनका मेजर यूटिलाइजेशन किसका था? स्टोन का था। जब स्टोन उनके जीवन का आधार और प्रदान करता था। अब इसी को अगर हम कैटेगराइज करें साथियों, स्टोन एजेस को, तो स्टोन एजेस को हम 4 भागों के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज स्टोन एजेस किसका पार्ट है? प्री हिस्ट्री का पार्ट है। और ये जो स्टोन एजेस है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रॉम 20 लाख ईयर्स, फ्रॉम 20 लाख ईयर्स टिल 6000 बीसी। अब ये स्टोन एजेस को 4 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होगा पेलियोलिथिक एज, ठीक है, पेलियोलिथिक एज। दूसरा होगा मीसोलिथिक एज, तीसरा होगा नियोलिथिक एज एंड चौथा होगा चैल्कोलिथिक एज। अब यहां पर हर एक एज का एक अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, एंड जब जब हम एक नए युग में, मतलब जब जब हम कुछ तो भी नया डिस्कवर करते हैं, तब तब हम एक नए युग में परिवर्तित करते हैं। बिकॉज मैन जो है वो हमेशा इवॉल्व करते रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, जैसे आपकी तैयारी में आपने जब स्टार्ट किया रहेगा, तब आपका जो सोचने समझने की क्षमता रहेगी वो अलग रही होगी। वेराज अब 6-8 महीने बाद जो आपकी सोचने समझने की क्षमता रहेगी वो शायद और इवॉल्व हो चुकी रहेगी। सो यू आर नॉट दैट पर्टिकुलर ह्यूमन जो पास्ट में था, बट यू हैव इवॉल्व। सिमिलरली यहां पर भी इवोल्यूशन होता है। अब ये जो इवोल्यूशन है उसी के अंदर सबसे पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं, दैट इज पेलियोलिथिक एज। तो ये जो पेलियोलिथिक एज है ना साथियों, ये पेलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है? फ्रॉम 20 लाख ईयर्स अगो टिल 10,000 बीसी। अब सोचिए 19,90,000 सालों के लिए क्या मनुष्य एक जैसा ही रहेगा क्या? नहीं, वो इवॉल्व करने वाला है ना। तो उसी इवोल्यूशन के बेसिस पे हम पेलियोलिथिक को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लोअर पेलियोलिथिक एज, देन मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड देन अपर पेलियोलिथिक एज। लोअर पेलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो नियरली 20 लाख ईयर्स बीसी, मतलब 20 लाख ईयर्स अगो से लेके 1 लाख बीसी तक आता है। वेराज मिडिल पेलियोलिथिक एज 1 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक आता है, एंड अपर पेलियोलिथिक 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक आता है। अब इसी पेलियोलिथिक के अगर मैं मेजर फीचर्स की बात करूं, तो यहां पर मेन, मैंने अभी आपको पहले बताया कि स्टोन एज हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टोन ही इसका मेजर पॉइंट था, मतलब स्टोन इनके जीवन में बहुत मुख्य रोल प्ले कर रहा था। सो दे यूज्ड स्टोन मेजरली। अब यहां पर अगर मैं इस इवोल्यूशन की बात करूं, सो इस इवोल्यूशन को भी हम स्टोन से समझ सकते हैं। दैट इज पेलियोलिथिक में बड़े पत्थर यूज किए जाते थे, मिडिल जो मीसोलिथिक है वहां पर इसके कंपैरिजन में थोड़े छोटे पत्थर यूज किए जाते थे, एंड नियोलिथिक में वो पत्थरों को और ज्यादा छोटा और ज्यादा आकार दिया गया। यहां पर पत्थरों का आकार नहीं था पेलियोलिथिक में, मीसोलिथिक में थोड़ा आकार दिया गया, और नियोलिथिक में उसको बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया और बहुत अच्छा आकार दे दिया गया। ठीक है, वेरएज चैल्कोलिथिक में वही पत्थरों को बेनिफिशियल रूप में उसको यूज करा गया था, दैट इज इन द चैल्कोलिथिक पीरियड। अब यहां पर अगर मैं अगला पॉइंट की बात करूं, दैट इज स्टोन टूल्स के बाद, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इट मेजरली क्या यूज किया गया है? स्टोन यूज किया गया है। अब इस टाइम पे साथियों जो पेलियोलिथिक एज है, उस टाइम पे जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है ना,
वो प्लीस्टोसीन एज होता है। प्लीस्टोसीन एज मतलब आप लोगों ने आइस एज देखा रहेगा, वो जो मूवी आती है वो आइस एज मूवी के अंदर कैसा जो पूरा अर्थ होता है वो बर्फ से ढका हुआ होता है, उसी टाइम पे मतलब उसी प्रकार से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी जो हमारा धरती है वो पूरा आइस से कवर्ड हुआ करता था। तो जब आइस से कवर्ड हुआ रहेगा तो जाहिर सी बात है बाहर तो कोई रह नहीं सकता ना, क्योंकि बर्फ बन जाएंगे और वो लोग शायद मर भी सकते हैं। तो इसके वजह से इस टाइम पे लोग ज्यादा कहां पर रहने का कोशिश करते थे, दे यूज टू रिसाइड वेयर इन द नेचुरल केव्स, जो भी पहाड़ों के ऊपर जो केव्स बने रहते थे वहां पर। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे जब बर्फ का टाइम पीरियड है तो ये लोग मेजरली कहां रहते थे, इन द ट्रॉपिक्स। ये मेजरली ट्रॉपिक्स वाले एरिया के अंदर ये रहने की कोशिश करते थे। अब यहां पर इकोनॉमिक्स का कोई भी फंडा नहीं था। ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, भाई इनको इनको जो है ना बस अपना जीवन जीना है, मतलब बस खाना है, पीना है, सोना है और थोड़ा बहुत जो सामाजिक कार्य है वो सामाजिक कार्य करना है। सो देयर मेन ऑक्यूपेशन उस टाइम पे क्या था, इट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग। अब हंटिंग मतलब साथियों आपने वो स्टोन एज वाली पिक्चरें देखी रहेंगी, वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। अब गैदरिंग मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो फल फ्रूट है या पौधे हैं उन सबको इकट्ठा करके फिर पूरा जो फैमिली था वो उसको खाता था। सो मतलब दो मेजर सोर्स ऑफ फूड सोर्स था, दैट इज वन इज हंटिंग, अनदर इज गैदरिंग। इनका जो सामाजिक जीवन था, जो सोशियो कल्चरल लाइफ है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। ये मतलब यहाँ पर ये लोग बहुत कम्युनलिस्टिक तरीके से रहते थे। ये लोग जो है इनका जो सोशल ग्रुप है वो था, ठीक है, बैंड सोसाइटी था, मतलब एक बहुत उम्दा रिच सोशियो कल्चरल सोसाइटी था। एंड इसका मेजर एविडेंस, ये जो पेलियोलिथिक एज है इसका मेजर एविडेंस जो है वो हमको एक गुफा से मिलता है जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड दैट इज नोन एज द भीमबेटका केव्स। अब इसके बाद क्या हुआ, पेलियोलिथिक एज के बाद जब 12,000 बीसी का टाइम पीरियड आता है ना, इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बर्फ होता है वो पिघल जाता है, एंड बर्फ के पिघलने के कारण धरती के ऊपर वनस्पति का उत्सर्जन होता है, फ्लोरा एंड फौना और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई इनको गुफाओं के अंदर ये जब सुरक्षित फील कर रहे थे क्योंकि बाहर जो था वो बर्फ था, लेकिन अब इनको बाहर दिख रहा है कि भाई और ज्यादा पेड़ पौधे आ गए हैं और ज्यादा जो जानवर वगैरह वो और हो गए, और इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग। तब इनको लगा कि भाई बाहर जब इतनी ठंडी नहीं है तो हम बाहर जा सकते हैं और बाहर भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया, गुफा से ये बाहर चले गए और नॉर्मल जो सेमी प्लेन्स होते हैं, जो प्लेन एरियाज होते हैं, बाहर जंगलों के अंदर इन्होंने निवास करना शुरू किया। और इस पर्टिकुलर युग को हम बोलते हैं मीसोलिथिक एज। सबसे पहले तो ये कैटेगराइजेशन था। दूसरा कैटेगराइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, जो पत्थरों का कैटेगराइजेशन था कि इस समय पे पत्थर जो हैं वो और छोटे हो जाते हैं और उसके वजह से हम पत्थरों को यहां पर एक नया नाम देते हैं, दैट इज माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मतलब पत्थर। यहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, लोग माइग्रेट कर लेते हैं कहां पर, टुवर्ड्स द प्लेन्स। और जब लोग यहाँ पर माइग्रेट कर लेते हैं, इनकी जो क्योंकि यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, वार्म हो जाता है क्लाइमेट, तो वार्म होने की वजह से इनका पॉपुलेशन भी बढ़ जा रहा है। एंड पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से क्या हो रहा है कि इनके फूड के डिमांड्स भी और बढ़ जाते हैं। और जब ये होता है तो इनको पता चलता है कि भाई हंटिंग और गैदरिंग से तो हमारा पेट तो भर ही नहीं पाएगा। तो जब भर नहीं पाएगा तो इसके लिए ये लोग एक नया तरीका सोचते हैं कि लंबे समय तक इनका खाना पीना चलता रहे, तो उसके वजह से ये एक नया ऑक्यूपेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और सबसे पहला जो ये डोमेस्टिकेट करते हैं कोई भी जानवर को, दैट इज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ अ डॉग। इसके अलावा इन्होंने अन्य जानवरों को भी, अन्य पशुओं को भी इनका पशुपालन किया गया। एंड जब ये लोग प्लेन्स पे रह रहे हैं, जब ये लोग जंगलों में रहेंगे, तो क्या ये लोग खुले आसमान में रहेंगे क्या, नहीं, तो वो लोग जाहिर सी बात है कुछ घर का प्रक्रिया की भी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। सो पार्शियल हाउसेस, मतलब पार्शियली थोड़े बहुत हाउसेस को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया, और वो हाउसेस के लेकिन अभी तक हमको आकार पाए नहीं गए हैं। ये एक अनुमान है जो इतिहासकार हमको देने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मीसोलिथिक है, ये जो मीसोलिथिक एज के बाद जब मनुष्य ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी किया, दैट इज एग्रीकल्चर को जब उसने ढूंढ लिया, तब जाके वो एक नए युग में परिवर्तित करता है, एंड दैट एज इज गोइंग टू बी नोन एज द नियोलिथिक एज, जो कि लगभग होता है 6000 बीसी के अंदर। और यहां पर सबसे पुराना जो खेती का एविडेंस है वो कहां पर पाया जाता है, इन दी आज के समय का पाकिस्तान एरिया, और उस समय का बलूचिस्तान वाला एरिया वो था। ठीक है, अब नियोलिथिक एज के टाइम पे उस समय की क्या कुछ विशेषताएं,
तो 6000 बीसी के दौरान 6 और 7000 बीसी के मध्यकालीन में क्या हुआ कि और ज्यादा क्लाइमेट वार्म होने लग गया, एंड बिकॉज और ज्यादा क्लाइमेट वार्म होने लग गया इनकी पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ने लग गई, और इसके वजह से इनके फूड डिमांड्स बढ़ गए। जब फूड डिमांड्स बढ़ गए तो ये लोग सोच रहे हैं कि यार डोमेस्टिकेशन, हंटिंग और गैदरिंग से तो हमारे फूड के डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे। सो अब ये लोग क्या करेंगे साथियों कि अब ये लोग यहां पर विचार करेंगे कि कुछ नया करना पड़ेगा, और वही नया करने का रिजल्ट क्या था, परिणाम क्या था, दैट वाज एग्रीकल्चर। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन इस टाइम पे बदल जाता है, दैट इज ये मेजरली क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पशुपालन का एक्टिविटी है और हंटिंग है उसको ये लोग करने लगते हैं। नाउ जस्ट कीप इन माइंड कि यहां पर इन लोगों को कोई भी मेटल्स का नॉलेज नहीं था। अब जब ये लोग खेती कर रहे हैं तो खेती करते टाइम मतलब ये लोग फील्ड्स को, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इंपॉर्टेंस देंगे ना, लैंड्स को इंपॉर्टेंस देंगे ना। पहले क्या थे कि ये लोग जो पेलियोलिथिक और मीसोलिथिक के टाइम पे लोग यहां से वहां घूमते रहते थे बंजारे की तरह, बट अभी जब इन्होंने खेती की शुरुआत कर दी तो मतलब जमीन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और ये जब खेती कर रहे हैं तो खेत के बगल में ही रहना इन्होंने शुरू कर दिया। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या बोलते हैं कि इन्होंने एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत करी, और सेटल्ड लाइफ के साथ साथ जब वो सेटल्ड लाइफ है तो भाई जाहिर सी बात है वहां पर रहने के लिए घर भी तो बनाएंगे ना, तो पक्का घरों की इन्होंने बनाने की शुरुआत करी। अब पक्का घर मतलब आज के समय का कंक्रीट और ये सब यूज कर रहे हैं वैसा वाला घर नहीं है, उस समय का दूसरा घर था जिसके डिटेल्स मतलब और ये जो कोर्सेस के अंदर है उसके डिटेल्स मैं जनरली उसको वहां पर समझाता हूं। यहां पर क्योंकि ये टाइमलाइन है तो हम इसको क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड ही रखेंगे। जब नियोलिथिक एज के बाद एक नया युग आता है चैल्कोलिथिक एज, और चैल्कोलिथिक एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर समय पे सबसे पहली बार कोई भी मेटल को यूज किया गया, मतलब कॉपर को फाउंड कर दिया गया, और कॉपर को जब यूज करना शुरू किया गया तब जाके पता चलता है कि यार मनुष्य यहां पर मेटल्स का जानकारी ले लिया, मतलब मनुष्य ने क्या किया है, इवॉल्व करा है, जिसके कारण वो एक नए युग में परिवर्तित करता है, एंड दैट युग इज नोन एज द चैल्कोलिथिक एज। अब इस चैल्कोलिथिक एज के मेन फीचर्स क्या है कि मैन स्टार्टेड द यूज ऑफ कॉपर। तो जब वो कॉपर को यूज कर रहा है तो हमको क्या पता चल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो मेटल्स का ज्ञान मनुष्य को रहेगा, तभी तो जाके वो कॉपर को यूज कर रहा है ना। अब कॉपर को वो अलग अलग स्टोन टूल्स बना रहा है, उसको डेली लाइफ एक्टिविटीज में यूज कर रहा है। सो दैट इज वन थिंग। और इस पर्टिकुलर टाइम पे अब यहां पर आप ये चीज मत समझिएगा कि जैसे जैसे हम एक नए युग में परिवर्तित करते हैं वैसे वैसे हम पिछले युग के सारे चीजों को भूल जाते हैं, नहीं। ठीक है, अगर आपको 6 महीने हो गए हैं तैयारी करते हुए तो आप पहले महीने की चीजों को भूल नहीं जाएंगे, आप बस उसके अंदर अच्छा करते रहेंगे, आपको वो चीजें याद तो रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज हो रहा है कि खेती जो पाया गया था नियोलिथिक एज में वो ये लोग उसको नहीं भूलेंगे, ये लोग उसको भी कैरी ऑन करते रहेंगे। बट फर्क बस क्या हो गया कि जो पेलियोलिथिक एज और मीसोलिथिक एज के टाइम का जो हंटिंग और गैदरिंग और डोमेस्टिकेशन था उसको ये लोग इतना ज्यादा महत्वता नहीं दे रहे हैं जितना ये एग्रीकल्चर को देंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वाज एग्रीकल्चर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसी पर्टिकुलर युग में एग्जामिनेशन ओरिएंटेड से क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन लोगों के पास वो क्या नहीं था जो जब इनको मिल गया तब ये एक नए युग में परिवर्तित कर गए, दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इनके पास क्या नहीं था, एक तो इनके पास स्क्रिप्ट और राइटिंग का नॉलेज नहीं था, दूसरा इनके पास बर्न्ट मड ब्रिक्स का नॉलेज नहीं था। यहां पर इस पर्टिकुलर समय पे चाल्कोलिथिक एज में जब ये लोग घर बनाते थे ना तो ये लोग मड ब्रिक्स से घर बनाते थे। अब मड ब्रिक्स से जब भी घर बनेंगे तो जाहिर सी बात है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा ना, वो तो जल्दी तो कुछ भी अगर भूकंप आ गया या कुछ आपदाएं आ गई तो जाहिर सी बात है वो टूट जाएगा। लेकिन जो ईंटें होती हैं, ईंटें जो जलने के वजह से, जो बर्निंग के वजह से आग की भट्टी में बनते हैं, ठीक है, वो ज्यादा ताकतवर होंगे कि ये मड ब्रिक ज्यादा ताकतवर होंगे? जाहिर सी बात है कि बर्न्ट मड ब्रिक ज्यादा ताकतवर होंगे। तो इनके पास ये ज्ञान नहीं था। जब ये ज्ञान आ गया तब ये एक नए युग में परिवर्तित करते हैं, दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बाद इनके पास शहरीकरण का भी कोई नॉलेज नहीं था, अर्बनाइजेशन का कोई भी नॉलेज नहीं था। अब ये जो चैल्कोलिथिक लोग थे ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर एक जगह प्रिवेलेंट थे, मतलब अलग अलग जगहों पे ये वहां पर इवॉल्व करते जा रहे थे। और यही इवोल्यूशन, जैसे आज के समय में राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये सब एक ही देश के भाग है, लेकिन वहां पर संस्कृति अलग है ना, राजस्थान की अलग है, उड़ीसा की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। उसी प्रकार से इस पर्टिकुलर युग में भी लोग जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पर थे। मेजर फीचर्स उनका सेम था, लेकिन लोकल लेवल पे वो कुछ ना कुछ अलग थे।
वो जो अलग थे उसके बदौलत हम इनको अलग अलग चैल्कोलिथिक कल्चर्स के नाम से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये चैल्कोलिथिक कल्चर्स एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी या अन्य एग्जामिनेशन आपको यहां पर क्रोनोलॉजी के माध्यम से पूछ सकती है कि भाई चैल्कोलिथिक कल्चर्स के जो कल्चर्स थे अलग अलग जगहों पर इंडिया के अंदर, उसको आप क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर सजाइए। जैसे कि उदाहरण में अगर मैं दूं, सवालदा कल्चर ये कब था? ये था 2300 बीसी में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अहर कल्चर 2100 बीसी में, कयाथा कल्चर 2000 बीसी में, प्रभास कल्चर 2000 बीसी में, मालवा कल्चर 1700 बीसी में और औरवे कल्चर 1400 बीसी में। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर दिया गया। इसके साथ साथ ये जो कल्चर्स थे ये कौन से एरिया के अंदर लोकेटेड थे एंड इनके कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स थे, ये भी आपका जानना जरूरी है, जिसका इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी यहां पर दे चुका हूं। इसको आप लोगों ने साथियों याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में यही आपकी मदद करेगा जब क्रोनोलॉजी के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। तो अब यहां पर हमारा प्री हिस्ट्री खत्म होता है। अब प्री हिस्ट्री के बाद हम बढ़ जाते हैं प्रोटो हिस्ट्री के अंदर। मैंने क्या बताया क्या होता है प्रोटो हिस्ट्री? जब लिखावट है लेकिन वो हमें समझ नहीं आया है, हम उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन होता है, दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है साथियों? 3200 बीसी से लेके ये 17वीं शताब्दी बीसी तक था। उसके बाद जाके ये डिक्लाइन होता है एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक नया युग आता है, दैट इज द वैदिक एज। ठीक है, अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, उसको हम 4 अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका अर्ली और द प्री हड़प्पन फेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 3200 से 2500। इस पर्टिकुलर टाइम पे मेजरली ये लोग जो थे ना, ये लोग रूरल थे, इतने ज्यादा ये अर्बनाइज नहीं थे, धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रहे थे। लेकिन जब ये लोग मैच्योर में कब आते हैं? जब इनके पास अर्बन नॉलेज आ जाता है कि भाई शहरीकरण कैसे करना होता है। अब शहरीकरण के जो भी सिद्धांत रहेंगे कि भाई अच्छे घर, अच्छा रहन सहन, अच्छा ट्रेड, ठीक है, अलग अलग जगहों से ये ट्रेड कर रहे हैं, मेटल्स का नॉलेज है, क्राफ्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये सब शहरीकरण के एग्जांपल्स होते हैं। तो यही सब चीजें इस पर्टिकुलर टाइम पे भी प्रिवेल कर रहे थे। अब इसके बाद क्या हो गया कि जब डिक्लाइन का फेज शुरू हुआ, उसको हम बोलते हैं लेट हड़प्पा। 1900 से लेके 1200 बीसी तक ये डिक्लाइन होता है। मतलब डिक्लाइन, इसका जो टोटल डिक्लाइन होता है वो इतिहासकारों के हिसाब से 1700 बीसी में इसका पतन हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम ये नहीं बोल सकते कि भाई जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोग थे वो सारे ही इस ब्रह्मांड से नस्तनाबूत हो गए, हट गए, नहीं हुए। वो कुछ एरियाज को छोड़ के कोई दूसरे एरियाज में जाके लोकेट हो गए। ठीक है, तो ये जो पूरा समय था, ये पतन का जो समय है, वो अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है, एक जनरलाइज्ड टाइम लिखा गया है। ऑल्दो ये एग्जाम आपसे टाइम नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एलिमिनेशन के लिए। इसके बाद हड़प्पन फेज डिक्लाइन होने के बाद जो इनके ही पीढ़ी थी, वो पीढ़ी इनके संस्कृति को कैसे आगे बढ़ा रही थी अलग अलग जगहों पर लोकेट होके, उसको हम कहीं ना कहीं पोस्ट हड़प्पन फेज के अंदर मानते हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्रोटो हिस्ट्री था। प्रोटो हिस्ट्री के बाद हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जहां पर हमें लिखावट का तरीका पता है, मतलब लखान था वहां पर, और वो लिखे गए चीजों का मतलब भी हमें समझ आ चुका है, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। और इसकी शुरुआत जो है ना, हम वैदिक युग से करते हैं। अब वैदिक युग का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक आता है। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक तो ऋग्वैदिक काल और लेटर वैदिक काल। ऋग्वैदिक मतलब उसका टाइम पीरियड कब आ जाएगा? 1500 से 1000 बीसी के अंदर, और लेटर वैदिक का 1000 बीसी से 600 बीसी। अब ये डिवीजन करा ही क्यों गया? करा इसके लिए गया क्योंकि कुछ चीजें यहां पर मतलब इवॉल्व हुई, इसके वजह से ही करा गया। जैसे कि इसके डिवीजन के कुछ मेन कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज, ऋग्वैदिक युग में मतलब 1500 से 1000 बीसी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेदा को बनाया गया, मतलब उसका कंपोजिशन किया गया। इस 4 वेदास होते हैं, और 4 वेदास के अलावा ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद होते हैं। तो इन सब में से सिर्फ ऋग्वेदा को इस पर्टिकुलर समय पे बनाया गया। इस पर्टिकुलर समय का राजनीतिक, अर्थतांत्रिक, सामाजिक व्यवस्था अलग था कंपेयर टू द लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको अलग करते हैं। इस पर्टिकुलर वैदिक एज को हम एक रेस से भी जोड़ सकते हैं, दैट इज द आर्यन रेस।
ठीक है। और यही आर्यन रेस को हम मानते हैं कि भाई ये लोग बाहर से आए थे, फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन, स्टेपे रीजन, और वो भारत के अंदर आके लोकेट हो गए। लेकिन ये जो चीज है ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। जो पहला चरण था वैदिक एज का, इसके कुछ मेजर फीचर्स थे। एक तो हमने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेदा का बनावट यहाँ पर किया गया। इसके अलावा जो लोग इस पर्टिकुलर समय पर थे, इनका मेन कार्य क्या था? इनका मेन कार्य था कि ये मेजरली पशुपालन को बहुत ज्यादा महत्वता देते थे। ये लोग खेती को इतना महत्वता नहीं देते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी। लेकिन जब हम लेटर वैदिक युग की बात करते हैं, जो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक जाता है, इस पर्टिकुलर समय पे कुछ नयापन देखा गया, जिसके कारण यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ फ्रॉम अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक। सबसे पहला कारण क्या है कि आयरन को डिस्कवर कर दिया गया। इसके पहले याद रखिएगा कि 1000 बीसी से पहले कॉपर, ब्रॉन्ज और जो अन्य मेटल्स होते हैं उसका यूजेज किया जा रहा था, लेकिन आयरन का नॉलेज नहीं था। आयरन का नॉलेज कब पाया गया? लेटर वैदिक एज के शुरुआत में पाया गया, जिसका यूजेज इन लोगों ने एक्सपांशन के अंदर किया। जैसे आयरन के टूल्स बनाए, ठीक है, आयरन के हथियार बनाए, आयरन को यूज किया खेती के अंदर, और ये सारे अलग अलग चीजों में यूज किया और एक्सपांशन करा गया। अब इसके अलावा इस पर्टिकुलर समय पे जो वर्ण व्यवस्था है वो और ज्यादा कट्टर हो गई, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो कैटेगराइजेशन है, इसके अंदर और ज्यादा मान्यता बढ़ गया। समाज जो है और ज्यादा कर्मकांड वाला हो गया, दैट इज रिचुअलिस्टिक हो गया समाज। सो दैट इज वन अनदर थिंग। एंड अंत में यहाँ पर सामाजिक, अर्थतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था अलग थी। इसके वजह से हम इसको लेटर वैदिक एज में लाते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पर जो वेदास के अन्य भाग है, दैट इज सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद, ये सब का बनावट इस पर्टिकुलर युग में किया गया। इसके वजह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू बोथ द लेटर वैदिक एंड ऋग्वेदिक। अब इसी इतिहास के संबंध में बात करें तो लेटर वैदिक खत्म कब होता है? 600 बीसी में। अब 600 बीसी के समय पे भारत के अंदर 3 अलग अलग समय होते हैं, मतलब 3 अलग अलग चीजों की शुरुआत होती है। वो 3 अलग अलग चीज क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर शुरुआत होती है महाजनपदास की। महाजनपदास मतलब ये बड़े बड़े शहर हैं। ज्यादा जो पॉपुलेशन होता है, वो ज्यादा पॉपुलेशन जब एक जगह पे निवास करने लग जाए, उसको हम बोलते हैं महाजनपदा। और ऐसे 16 महाजनपदा यहाँ पर बने थे। और इन 16 में से जब इन्हीं महाजनपदाओं के बीच में अलग अलग कारणों के वजह से युद्ध होना शुरू हो गए, उन 16 में से बच गए थे सिर्फ 4। और उन 4 में से अंत में जो विक्टोरियस इमर्ज हुआ, दैट वाज नोन एज द मगध। और यही मगध के विषय में हम बात करेंगे कि मगध के अंदर कौन से साम्राज्य थे। और मगध के अंदर यहाँ पर 3 अलग अलग साम्राज्य बन के आते हैं। और ये 3 साम्राज्यों के हटने के बाद तब जाके मौर्यन साम्राज्य की स्थापना होती है बाय चंद्रगुप्त मौर्य। अब वो 3 अलग अलग साम्राज्य कौन से हैं? सबसे पहला मगध में बनता है हर्यांका साम्राज्य। हर्यांका साम्राज्य को बनाते हैं उनके संस्थापक, दैट इज द बिंबिसारा, ठीक है। और बिंबिसारा इसकी स्थापना कहां पर करते हैं? इनका कैपिटल था राजगृह। ये राजगृह को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज द गिरिव्रजा, ठीक है, गिरिव्रजा। इसके बाद इनके बेटे अजातशत्रु आते हैं, जो इनको मार के खुद राजा बन जाते हैं। और अजातशत्रु ने बहुत सारे अलग अलग कार्य किए, मतलब एक्सपांशन इन्होंने करा। ये जो साम्राज्य था, ये बिहार, आज के समय के बिहार में बना। अजातशत्रु ने इस साम्राज्य को बिहार से और ज्यादा एक्सपांड करना शुरू कर दिया। इसके समय पे एक मुख्य कार्य ये हुआ था कि लॉर्ड बुद्धा का इस समय पे निधन हुआ था, अजातशत्रु के समय पे। और अजातशत्रु ने उन्हीं के सम्मान में सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट किया, दैट इज इन द 483 बीसी। अजातशत्रु के बाद उनके बेटे उदयायन ने राजगद्दी को संभाला। और उदयायन का सबसे मुख्य कार्य यह होता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र जो सिटी है उसकी स्थापना करी। पाटलिपुत्र सिटी 3 नदियों के संगम पे बनता है, ठीक है। अब पाटलिपुत्र उदयायन के बाद भी अलग अलग राजा राज करते हैं हरियांका में, लेकिन जो इसके आखिरी राजा थे, जिसको हम बोलते हैं नागा दशक, ये नागा दशक को एक जो उसके जनरल थे, दैट इज द शिशुनाग, उसने
मार दिया और अपना खुद का डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया, एंड दैट वाज नोन एज द शिशुनाग साम्राज्य। ये जो शिशुनाग साम्राज्य है, इसके दो रूलर्स थे। एक तो सबसे पहले शिशुनाग स्वयं थे और उसके बाद काल अशोक थे। काल अशोक जो होते हैं, ये काल अशोक का एक मुख्य कार्य होता है। अब इसको अशोका द ग्रेट से मत कंपेयर करना, ही इज अ डिफरेंट पर्सन। काल अशोक का एक मेजर काम होता है, दैट इज ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट करते हैं। काल अशोक के एक नाजायज पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है महापद्मानंदा। वो काल अशोक को मार देते हैं और मारने के बाद अपना खुद का साम्राज्य एस्टैब्लिश कर देते हैं, दैट इज नोन एज द नंदा नंदा साम्राज्य। नंदा साम्राज्य की बात करें तो यहां पर रूलर्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहले रूलर महापद्मानंदा होते हैं जिन्होंने इस राज्य की स्थापना करी। ठीक है, इनके पास बहुत ज्यादा बड़ी विशाल सेना थी। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुसैल व्यक्ति थे, दैट इज द एकारथ। ठीक है, एकारथ एक नाम था, इसके अलावा उग्रसेन एक दूसरा नाम था, इनके गुसैल नेचर की वजह से, और इन्होंने क्षत्रिय को मारा। ठीक है, सो क्षत्रिय का खून पीने वाला व्यक्ति भी इनको कहा जाता था। इनके बाद जो धनानंद थे, ही वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। इनके समय पे इनकी जो सेना थी बहुत ज्यादा विशाल थी, जिसके अंदर इनके पास कैवलरी, हॉर्समैन, हाथी, ये अलग अलग एक पूरी यूनिट थी जो आर्मी थी, इनके साम्राज्य को और ज्यादा पावरफुल बनाती थी। इनके समय का एक मुख्य कार्य ये रहा है कि अलेक्जेंडर उस समय पे भारत को इन्वेड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाइडास्फिस जो बियास नदी है उस तक ही वो पहुंच सकता है, उसके बाद वो वापस लौट जाता है क्योंकि नंदा साम्राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब इसके साथ साथ अब देखिए 600 बीसी की मैंने बात करी, 600 बीसी के साथ साथ ही कंटेम्पररी टाइम पीरियड पे क्या हुआ, भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण होने शुरू हो चुके थे 6वीं शताब्दी से ही। एंड वन ऑफ द फर्स्ट इनिशियल मोस्ट आक्रमण जो था वो पर्शिया एरिया से था। अब पर्शिया, ठीक है, पर्शिया, अब पर्शिया के अंदर कुछ रूलर्स थे, आपने ये नाम जो है ना वो सुने भी रहेंगे फ्रॉम द वेरियस मूवीज। वन ऑफ द फर्स्ट रूलर्स जिसने इन्वेड करा है दैट इज नोन एज द साइरस। पर्शिया के अंदर, पर्शिया मतलब आज के समय का ईरान, उस समय पे वहां पर एक डिनेस्टी रूल करती थी एंड दैट डिनेस्टी इज नोन एज द आर्चमेनिड एम्पायर। ये आर्चमेनिड एम्पायर के जो साइरस राजा थे, इन्होंने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करते रहे और इन्होंने एक रीजन के ऊपर कैप्चर कर लिया, दैट इज गांधार रीजन। गांधार जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर आता है, आज के समय का पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में वो आता है। कैप्चर कर लिया। इसके बाद जो इनके बेटे थे दैट इज द डैरियस, डैरियस ने भी ये प्रक्रिया की शुरुआत, मतलब उन्होंने आगे बढ़ाते गए और उन्होंने क्या किया कि गांधार जो एरिया था उसको अपने अंदर इन्होंने ले लिया था, अपने अधीन ले लिया था। और इसका इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलता है, ये हमको मिलता है सूसा पैलेस इंस्क्रिप्शन से जो डैरियस का होता है और जो कि पर्शिया के अंदर है। इसके साथ साथ बहिस्तान इंस्क्रिप्शन भी ये बताता है कि भाई गांधार जो होता है ना वो डैरियस का ही एक क्षेत्र होता है, मतलब पर्शियंस इसके ऊपर राज करते रहते हैं। डैरियस के बाद जो एक अलग और एक बहुत मेजर नाम हमें देखने को मिलता है दैट इज नोन एज द जर्सियस। जर्सियस भी इंडिया के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि इस व्यक्ति के सेना के अंदर बहुत सारे इंडियंस उसके सेना के अंदर शामिल थे, ऐसा हमें बताया जाता है बाय द वेरियस इतिहासकार, एंड वन ऑफ देम वाज हेरोडोटस। इसके बाद जो लास्ट सबसे मेजर रूलर थे पर्शिया के, जिसके हारने के बाद ये पर्टिकुलर डिनेस्टी का पतन होने लगता है, दैट इज नोन एज द डैरियस टू। इसी के समय पे अलेक्जेंडर जो होता है वो पर्शिया को नस्तनाबूद कर देता है और यही वो व्यक्ति है डैरियस जिसने इंडियन सोल्जर्स को यूज करा था इन डिफीटिंग दी अलेक्जेंडर। एंड इसको हराने के बाद अलेक्जेंडर क्या करता है, गांधार मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगता है। और यही अलेक्जेंडर जब भारत के अंदर आता है तो सबसे पहला वो अम्बी जो तक्षशिला का राजा, गांधार का कैपिटल तक्षशिला था, वो गांधार का राजा था और ये अलेक्जेंडर से बात करता है अम्बी, और दोनों का गठबंधन होता है और ये दोनों मिलके पोरस, एक इंडिया के जो राजा होते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उनके साथ जंग लड़ते हैं, दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ हाइडास्फिस। हाइडास्फिस जो है ये झेलम नदी का पुराना नाम होता है। ये जो बैटल है
ठीक है, बैटल ऑफ हाइडास्पिस, ये कौन से दो नदियों के बीच में लड़ा गया? एक तो है झेलम, एक तो है चेनाब। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आते हैं। जब अभी अभी के लिए मान लेते हैं कि हरा दिया है, बिकॉज बुक्स से दैट, तो हरा दिया, हराने के बाद इसको इंडिया के ऊपर भी हमला करना था, दैट इज द नंदा साम्राज्य के ऊपर, बिकॉज नंदा उस समय पे राज कर रहे थे, एंड दैट इज धनानंदा। बट जब ये ब्यास नदी तक पहुंचे तो इनको पता चल जाता है कि भाई उनके पास जो है ना बहुत बड़ी सेना है, और वो इतनी बड़ी सेना है तो उसके वजह से ये ब्यास नदी से ही ये वापस मुड़ जाते हैं। मुड़ने का एक कारण नंदा सेना का था, लेकिन इसके बहुत अलग अलग कारण दूसरे भी होते हैं, जैसे कि वो जो सोल्जर्स उनके साथ आए थे वो बहुत ज्यादा थक गए थे, बहुत समय से वो लड़ रहे थे, उन्हें घर जाना था, बहुत मृत्यु देख लिया था। तो ये सब अलग अलग कारण थे जिसके कारण अलेक्जेंडर वापस लौट गए। जब वो वापस लौट गए तो उनका मृत्यु 323 में बेबीलोन के एरिया के अंदर हुआ। इसी के साथ ये दूसरा इवेंट था जो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर भारत के अंदर हुआ। इसके साथ साथ जो तीसरा इवेंट होता है ना, दैट इज नोन एज द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। साथियों, ये जो पूरा डिटेल में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसका और डिटेल्ड एनालिसिस हमने समाधान सीरीज के अंदर जो हिस्ट्री का जो मॉड्यूल है उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा इफेक्टिवली कवर किया है। तो अगर आप वो वहां पर देखोगे तो आपको हिस्ट्री के अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री तब से आपके लिए एक गेम की तरह हो जाएगा जहां पर, क्योंकि मैंने वहां पर ऐसी चीजों के ऐसे इस पर्टिकुलर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप हिस्ट्री को भुला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो समाधान की डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, दैट इज राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। हेटेरोडॉक्स स्कूल्स मतलब क्या? जो देखिए, दो प्रकार के स्कूल्स होते हैं, एक होता है ऑर्थोडॉक्स, दूसरा होता है हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो वही विचारधारा को लेके चलने वाले लोगों को बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स, जो पुराने विचारधारा को, मतलब जो चेंज, जो बदलाव नहीं लाते हैं। वेरएज जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं उसको हम बोलते हैं हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। और यही हेटेरोडॉक्स स्कूल्स एक मुख्य कारण के वजह से बने थे कि वैदिक युग में कर्मकांड, रिचुअल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसके वजह से कुछ हेटेरोडॉक्स स्कूल्स जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, ये सारे जो स्कूल्स हैं ये राइज होते हैं ताकि वो विचारधाराओं को ये नकार सके और एक बदलाव ला सके समाज में, जिसके कारण इसको बोला गया हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। यही हेटेरोडॉक्स स्कूल्स में सबसे पहले अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो साथियों, बुद्धिज्म के अंदर जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके जीवन के अलग अलग समयों पे अलग अलग कार्य करे गए हैं। एग्जामिनेशन के अंदर आपसे ये चीज सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाई 563 बीसी से लेके 483 बीसी के बीच में जो भी इवेंट्स घटित हुए हैं फॉलोइंग ऑप्शंस में से, उसको आप क्रोनोलॉजी में सजाइए। ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, वही चीज को मैंने यहां पर आपको क्रोनोलॉजी में दे दिया है, जिससे आप ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, दैट इज उस समय पे इनका नाम जो रखा जाता है दैट इज द सिद्धार्था। अब सिद्धार्था का मेन मतलब क्या होता है? सिद्ध एंड अर्थ, मतलब जो व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लिया है, मतलब जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा उसको हम बोलते हैं सिद्धार्था। अब यही सिद्धार्था 563 में इनका जन्म होता है। इनके जो स्टेप मदर का नाम होता है दैट इज द गौतमी, और इन्हीं गौतमी के नाम पे इनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है दैट इज गौतमा। गौतमा, गो मतलब गाय और तमा मतलब द बेस्ट। सो सारे गायों में से सबसे बेस्ट गाय कौन सा? वो ये है। सो ये एक टाइटल है। इनका जो जन्म हुआ था वो टॉरस के जोडिएक साइन में हुआ था। टॉरस मतलब द बुल। और जैसे ही इनका जन्म होता है 563 बीसी में, उसके बाद 547 बीसी में इनका शादी हो जाता है टू यशोधरा। उसके लगभग 13 सालों तक इनका कोई बेबी नहीं होता है, लेकिन 534 बीसी में इनका एक बच्चा का जन्म होता है दैट इज नोन एज द राहुला। ये राहुला के जैसे ही जन्म हो जाता है उसके बाद जाके सिद्धार्था वो अपने घर को त्याग देते हैं, जिसको हम एक महाभिनिष्क्रमा के नाम से भी जानते हैं। पाली शब्द है ये, द ग्रेट रिनाउंसिएशन इसका मतलब है। वो जब घर को त्याग देते हैं तो 5 सालों तक वो ऐसे ही परिव्रजक के जैसे घूमते रहते हैं। परिव्रजक मतलब होमलेस वॉन्डरर। और जैसे ही ये परिव्रजक के जैसे घूमते रहते हैं इन सालों के बीच में, तो
यहाँ पर ये दो मुख्य व्यक्ति से मिलते हैं, दो मेजर सेंट हर्मिट से मिलते हैं, मतलब जो साधु लोग होते हैं। एक तो होता है अलार कलाम, दूसरे होते हैं उद्राका। तो इन दोनों से मिलने के बाद ये उनसे शिक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में जब ये 35 साल के हो जाते हैं तो ये गया बिहार के अंदर आते हैं और वहां पर एक पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के बगल में ये 39 दिनों के लिए विराजमान होते हैं, योगिक पोजीशन में बैठते हैं और अंत में इनको मिल जाता है निर्वाणा, मतलब परम ज्ञान। इनको परम सत्य से ये अवगत हो जाते हैं, जिसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं और पाली में निर्वाणा बोलते हैं। अब निर्वाणा जैसे ही इनको मिल जाता है तो वो ज्ञान को ये सबसे पहली बार कहीं ना कहीं देंगे। तो वो ज्ञान को ये सबसे पहले कहाँ देते हैं? सारनाथ के अंदर देते हैं। इसके अलावा ये यूपी और जो गैंगेटिक प्लेन्स है वहां पर जो अन्य एरियाज है वहां पर भी अपने ज्ञान को बांटते हैं, जैसे कि कोसला हो गया, कपिल वस्तु हो गया, वैशाली और राजगृह। अब ये ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान में ये क्या दे रहे हैं? ज्ञान में ये लोगों को बता रहे हैं कि आर्य सत्य के बारे में। अब ये आर्य सत्य क्या होता है? ये यहां पर बताते हैं कि जीवन में दुख है और वो दुख का कारण है डिजायर्स। और वो डिजायर्स को ऐसा मत समझिए कि नहीं हटाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है और उसको हटाने के लिए एक मार्ग को अपनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 सत्यों से, 4 नोबल ट्रुथ से लोगों को अवगत करवाया और बोला कि जब आप इन 4 चीजों को समझ जाएंगे और वो अष्टांगिक मार्ग को, 8 फोल्ड पाथ को आप फॉलो करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा निर्वाणा। ऐसे जब इन्होंने सब लोगों को ज्ञान दे दिया, इसके बाद 483 बीसी में इनका निधन हो जाता है और इस पर्टिकुलर इवेंट को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। ठीक है, और महापरिनिर्वाणा होते ही उसी साल में अजातशत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसके बाद जैसे ही ये एक हेटेरोडॉक्स स्कूल था, वैसे ही दूसरा एक हेटेरोडॉक्स स्कूल है, दैट इज द जैनिज्म। जैनिज्म के भी फाउंडर होते हैं, संस्थापना जिसने करी थी, दैट इज द श्री वर्धमान महावीरा ने। वर्धमान महावीरा का जन्म जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। कोई बोलता है कि इट इज 540 बीसी, कोई बोलता है इट इज 599 बीसी। और उसी टाइम फ्रेम के साथ मैंने आगे भी जो डिटेल्स है वो ऐड करे हैं। वर्धमान महावीरा का जन्म होने के बाद 42 इयर्स में इनको कैवल्य प्राप्त होता है। जैसे हमने बुद्धिज्म में निर्वाणा देखा ना, वो यहाँ पर जैनिज्म के लिए वो कैवल्य होता है। कैवल्य मतलब केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जो व्यक्ति के पास सुप्रीम ज्ञान है, अति उत्तम, जो पूरा ही ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति के पास आ जाता है उसको हम बोलते हैं, वो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कि उसने कैवल्य को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर जब मैं निर्वाणा और कैवल्य की बात करता हूं, मतलब ये व्यक्ति जो है, ये लोग जो हैं, ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से परे हैं। मतलब एक बार जब ये धरती से चले जाएंगे, एक बार इनका जब मृत्यु हो जाएगा तो ये वापस से इस धरती पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनको ऑलरेडी मोक्ष मिल चुका होगा। वैसा वाला काइंड ऑफ एंगल है यहाँ पर। ओके, एंड फाइनली इनका पतन होता है, ये इनकी मृत्यु होती है, निधन होता है एट पावापुरी, जो कि होता है पटना के इधर। तो ये 3 मेजर इवेंट्स थे जो हम 6th सेंचुरी बीसी के साथ जोड़ सकते हैं। अब वापस से अगर हम मौर्यन साम्राज्य की बात करें, मतलब नंदा साम्राज्य, मगध की बात करें, तो मगध के अंदर जब नंदा साम्राज्य था तो धनानंद जो राजा थे उनको हरा दिया गया था बाय द चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, या जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। 321 बीसी में इस साम्राज्य को बनाया गया और चंद्रगुप्त मौर्य 298 बीसी तक जीवित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मेजर एडवाइजर थे उनका नाम था कौटिल्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द संद्रकोटास। ये संद्रकोटास जो है, ये नाम हमको पता चलता है फ्रॉम द ग्रीक सोर्सेस। अब इनके मृत्यु के बाद, मतलब ये जो व्यक्ति थे ये जैनिज्म को बहुत मानते थे और जैनिज्म का एक प्रिंसिपल था दैट इज नोन एज द सल्ले खाना, या तो हम इसको संथारा के नाम से भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति धीरे धीरे करके खाना पीना छोड़ देता है और फास्ट अंटिल डेथ करता है, उसको हम बोलते हैं संथारा या सल्ले खाना। तो ये व्यक्ति जैनिज्म के इस प्रिंसिपल को फॉलो करते करते इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके मृत्यु के बाद इनके बेटे दैट इज द बिंदुसार अगले मौर्यन राजा बनते हैं, जो 298 बीसी से 272 तक राज करते हैं। इनका नाम
इनको हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं। दैट इज सबसे पहला होता है अमित्रोचेटिस। ग्रीक अकाउंट्स इनको अमित्रोचेटिस का खिताब देते हैं, वेराज महाभाष्य इनको अमित्र घाटा के नाम से जानता है। ये व्यक्ति के रूल को हम गोल्डन रूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मौर्यन साम्राज्य का इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया तक बढ़ा दिया था। अब मैं एक्सट्रीम साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, कन्याकुमारी तक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साउथ इंडिया डेक्कन के थोड़ा सा नीचे तक की बात कर रहा हूं। इनके बाद इनके बेटे अशोका राजा बनते हैं। अब टाइम अगर आप देखेंगे तो यहां पर 272 में बिंदुसार की मृत्यु होती है एंड 4 सालों तक अशोका जो है 268 में राजा बनते हैं। बट यहां पर 4 सालों तक कौन राजा था? तो यहां पर वॉर हो रहा था कि कौन राजा बनेगा अशोका और उसके भाइयों के बीच में, ऐसा कहा जाता है। और जब फाइनली अशोका राजा बन जाते हैं तो अशोका अपने साम्राज्य को और ज्यादा एक्सपांड और शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। अशोका को हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं, और ये नाम हमको कहां से पता चलते हैं? उनके अलग अलग पिलर इंस्क्रिप्शन से। मतलब अशोका ने अलग अलग अशोकन पिलर्स स्थापित किए थे उनके अलग अलग एरियाज के अंदर, और उन्हीं पिलर्स से जब उनको एक्सकवेट करा गया, उनको डिकोड करा गया, तब जाके हमको पता चलता है कि भाई अशोका को इतने सारे नामों से जाना जाता था अशोका। तो ये सारे नाम मैंने यहां पर लिखे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्की इंस्क्रिप्शन क्या बोलता है कि अशोका बुद्धा शक्या और अशोका के नाम से जाना जाता था। सारनाथ इंस्क्रिप्शन बोलता है कि अशोका धर्मा अशोका के नाम से जाना जाता था। दीपावंसा और महावंसा बोलता है अशोका देवनम पिया और पिया दस्सी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अशोका जब बिंदुसार का राज चल रहा था तो अशोका 2 जगहों का वाइसरॉय भी रह चुका है, दैट इज द उज्जैन एंड अनदर इज तक्षशिला। और इसके अलावा एक मुख्य कार्य जो अशोका के समय पे हुआ, दैट इज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी तक साथियों हमने कितने बुद्धिस्ट काउंसिल देख लिए हैं? 3। सबसे पहला बनाया अजातशत्रु ने, दूसरा वाला जो कंडक्ट किया दैट वाज द काला अशोका, एंड तीसरा वाला इज द अशोका। अब ये टाइम पीरियड आपको याद होने चाहिए। ये अशोका की मृत्यु के बाद बहुत सारे रूलर्स यहाँ पर आते हैं, हाउएवर वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं कंपेयर टू अशोका। तो जो इसके लास्ट रूलर होते हैं दैट इज द बृहद्रथ, उनको मार दिया जाता है बाय द जनरल पुष्यमित्र शुंगा। ये एक ब्राह्मण व्यक्ति भी थे। ये मार देते हैं और अपना खुद का एक नया डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं, एंड दैट डायनेस्टी इट इज गोइंग टू बी नोन एज द सुंगा डिनेस्टी। ठीक है, दैट डिनेस्टी इज नोन एज द सुंगा डिनेस्टी। अब यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको ऐड करूंगा कि मौर्यन साम्राज्य को मौर्यन इसके लिए साम्राज्य इसके लिए बोला जाता था क्योंकि उनके समय पे बाहर से किसी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं करी, क्योंकि ये इतने ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन जब लास्ट रूलर्स इतने वीक थे ना, तो उस पर्टिकुलर समय पे क्या हो गया, और सुंगा ने भी मार दिया और सुंगा ने भी अपना नया एस्टैब्लिश कर लिया डिनेस्टी। तो इंडिया, ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उस समय पे बाहर से बहुत सारे डिनेस्टीज ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और इंडिया के अलग अलग एरियाज को कैप्चर कर लिया। सो दैट इज व्हाई हम इस पर्टिकुलर पीरियड को मौर्यन के बाद हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड, जब तक वापस से एक महान साम्राज्य दैट इज द गुप्ता साम्राज्य जो पूरे अखंड भारत बनाएगा, वो जब तक नहीं आ जाता, तो उसके बीच का जो समय होता है हम उसको बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड, जहां पर भारत के अंदर बहुत अलग अलग डिनेस्टीज रूल कर रहे थे। अब ये जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं साथियों, यहां पर उसको इफेक्टिवली क्या आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? क्या आप एग्जाम रेडी है? क्या आपको सारे सवाल, मतलब किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं इन सारी चीजों के बेसिस पे, या क्या फर्दर टॉपिक्स हो सकते हैं, ये सारे चीजें साथियों हम बात करते हैं हमारे शतक प्लस टेस्ट सीरीज के अंदर। इस शतक प्लस के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूपीएससी के अंदर मेजरली 100 to 105 तक अपने को प्रीलिम्स के अंदर मार्क्स लाने हैं, और वही चीज हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स तो क्लियर होना चाहिए। वो चीज के ऊपर हम यहां पर शतक प्लस टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे आपको एनालिसिस भी पता चलेगा कि कौन से आपके वीक एरियाज हैं और आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। उसके साथ साथ लाइव डिस्कशन आपको मिलेगा, ठीक है, एंड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। आपको प्रॉपर एनालिसिस बताया जाएगा कि किस एरियाज के ऊपर फोकस करके आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। सो जो भी आपने पढ़ा है उसको अप्लाई तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना, तो वो एप्लीकेशन के लिए ये पूरा टेस्ट सीरीज आपके लिए है, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं साथियों।
अब इसके बाद अगर पोस्ट मौर्यंस की बात करूं तो पोस्ट मौर्यन पीरियड का टाइम पीरियड कब से कब तक है, फ्रॉम 185 बीसी से लेके 319 एडी तक। अब इस पर्टिकुलर समय पे जैसे कि मैंने बोला कि बाहर से कुछ डायनेस्टीज आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंटीरियर लेवल पे भी तो कोई ना कोई डायनेस्टीज बनेंगे ना। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं इनटू हेलियनिस्टिक रूलर्स, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं और इंडिया के अंदर अपने डायनेस्टीज एस्टैब्लिश करते हैं, उसके साथ साथ इंडिजीनियस रूलर्स जो इंडिया के ही रूलर्स होते हैं और जिन्होंने यहाँ पर अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली। अब सबसे पहले बाहर वाले रूलर्स की मैं बात करूं तो क्रोनोलॉजी क्या है साथियों। सबसे पहले जो विदेशी पर्शियंस और अलेक्जेंडर मैसिडोनियन के बाद जो इंडिया के अंदर आए हैं, दे वर नोन एज द इंडो ग्रीक्स, और इंडो ग्रीक्स के एक सबसे विशाल राजा थे, ही इज नोन एज द मिनांदर। इनके बारे में बोला जाता है कि इनका कैपिटल जो था वो सकाला में था, दैट इज सियालकोट, आज के समय का पाकिस्तान। लेकिन ये इंडियन गैंगेटिक प्लेन्स तक इन्होंने अपनी सेना के साथ मार्च कर चुके थे। लेकिन अंत में जब इनका बातचीत नागसेन से होता है, तब जाके ये अपने विचारों के अंदर परिवर्तन लाते हैं और ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है, आफ्टर इंडो ग्रीक्स कब थे, इंडो ग्रीक्स जो आए थे वो 175 बीसी के टाइम पे ये लोग भारत के अंदर आए थे, 175-180 बीसी के टाइम पे। एंड ये लोग लगभग 100 सालों तक भारत के अंदर राज किया, 100 सालों तक भारत के अंदर राज किया। उसके बाद 90 बीसी के समय तक शाकाज भारत के अंदर आते हैं। ये शाकाज भी विदेशी एक ट्राइब था जो सेंट्रल एशिया वाले रीजन से भारत के अंदर आता है। शाकाज के बाद 1st सेंचुरी एडी के अंदर पार्थियंस आते हैं, एंड पार्थियंस के बाद अगले जो डिनेस्टी आती है दैट इज द खुशांस। आपने कनिष्का का नाम सुना रहेगा। कनिष्का वॉज अ पर्सन जो खुशान साम्राज्य से जुड़ा था। खुशान साम्राज्य के सबसे पहले रूलर भारत के अंदर होते हैं कुजुला खडफाइस। इन खुशान साम्राज्य को हम खडफाइस रूलर्स के नाम से भी जानते हैं, और इसके सबसे पहले कुजुल थे। कुजुल के बाद इनके बेटे वीमा खडफाइस आते हैं, और वीमा खडफाइस के बाद कनिष्का अगले राजा बनते हैं। और ये कब बनते हैं, 78 एडी के दौरान ये राजा बनते हैं। और जैसे ही ये राजा बनते हैं, ये अपना एक्सपांशन का एक्टिविटी शुरू करते हैं और नॉर्थ इंडिया के मुख्य रूप से सारे ही एरियाज को ये इंडिया के अंदर ले लेते हैं, मतलब इनके राज्य के अंदर ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति के पास सिल्क रूट, जो उस समय का सिल्क रूट था, उसका भी थोड़ा बहुत हिस्सा इनके एरिया से जाता था, जिसके वजह से इनको बहुत टोल टैक्स भी मिलता था। इन्होंने ही जम्मू वैली का एस्टैब्लिशमेंट किया था, ऐसा ये भी कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर मैं इंडिजीनियस डिनेस्टीज की बात करूं तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सबसे पुराना डिनेस्टी होता है वो है सुंगा डिनेस्टी। सुंगा डिनेस्टी 185 बीसी में बना था, और इसको 75 बीसी में खत्म कर दिया गया बाय द कानवा डिनेस्टी। ठीक है, यहाँ के जो वासुदेव कानवा थे, इन्होंने जो सुंगा के लास्ट रूलर थे उसको हरा के अपना खुद का डिनेस्टी एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन ये डिनेस्टी भी उतनी पावरफुल नहीं रही। इसको सतवाहना जो डेक्कन एरिया के अंदर डिनेस्टी थी, जो लगभग 1st सेंचुरी बीसी के दौरान बनी थी। ठीक है, 1st सेंचुरी बीसी मतलब किसके समय पे, दैट इज द शाकाज और इंडो ग्रीक्स के समय पे ये डिनेस्टी वहां पर थी, सतवाहना डिनेस्टी। इसने धीरे धीरे करके ये जब इवॉल्व होते रहता है, तो जब कानवाज सुंगा को हरा के बन जाते हैं, उसके बाद सतवाहना कानवा को हरा के पूरे एरिया को कब्जा कर लेते हैं। एंड इसी के साथ साथ ईस्टर्न इंडिया में एक और डिनेस्टी थी, दैट इज द कलिंगा रूलर्स, जो ओडिशा के एरिया के अंदर राज करते थे। और कलिंगा के रूलर्स का जो नाम था, दे वर नोन एज द खारवेला। ठीक है, खारवेला साम्राज्य भी इसको कहा जाता था। अब इसी के अंदर अगर मैं इंडिजीनियस डायनेस्टीज के लोगों की बात करूं तो सबसे पहला है सुंगा साम्राज्य। इसका टाइम पीरियड क्या है, जैसे मैंने बताया 185 बीसी से 75 बीसी के समय पे होता है ये। और इसमें लगभग 10 राजा थे जिन्होंने 110 सालों के लिए राज करा था। सुंगा मतलब क्या होता है, फिग ट्री होता है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक होते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण शासक कौन होते हैं साथियों, इट इज गोइंग टू बी द पुष्यमित्र सुंगा। ये व्यक्ति जो है ना, ये कट्टर ब्राह्मण व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स को बर्बाद किया था और ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ
यज्ञ को भी किया था। एंड उस अश्वमेध यज्ञ पे इनके जो उस टाइम के हेड प्रीस्ट थे, दैट इज द पतंजलि, उन्होंने उसके ऊपर प्रेसाइड किया था। इसके बाद अग्निमित्र जो इनके बेटे भी होते हैं, इन्होंने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया और ऐसे करके ये 10 राजा धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। इनके जो अंत में राजा होते हैं, दैट इज द देवभूति, इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? हमको हर्षवर्धन के हर्षचरिता, जो अब से लगभग 600 साल बाद लिखे जाने वाली थी, उसमें से हमको शुंगा साम्राज्य के सबसे आखिरी राजा के बारे में पता चलता है कि भाई वासुदेव कान्वा जो इनके मिनिस्टर थे और जो ब्राह्मण भी थे, इन्होंने देवभूति को मार के अपना खुद का डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दिया, दैट इज द कान्वा डायनेस्टी। अब ये जब कान्वा डायनेस्टी बनता है, ये 75 बीसी में बनता है और ये 30 बीसी तक चलते रहता है। इसके अंदर ज्यादा रूलर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 4 रूलर्स ही यहाँ पर होते हैं और इसके फाउंडर वासुदेव कान्वा होते हैं। लेकिन अंत में सुश्रमा जो होते हैं, ये इनके लास्ट रूलर होते हैं और इसके बाद सतवाहना इस एरिया को ले लेते हैं। ऐसे करते करते इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चलते रहते हैं, लेकिन अंत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक अखंड बनाने का कार्य कौन करने वाला था? गुप्ता साम्राज्य। अब गुप्ता साम्राज्य की भी जो शुरुआत है, उसके सबसे पहले राजा होते हैं श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता जो लगभग 230-240 एडी के दौरान यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसका एक्यूरेट डेट नहीं पता है, बट बहुत सारे हिस्टोरियंस यहां पर 240 एडी लिखते हैं। ये जो व्यक्ति थे श्रीगुप्ता, ये यहां पर गुप्ता के सबसे पूर्वज व्यक्ति थे। इनके बाद इनके बेटे घटोत्कच ने इनका राज्य संभाला। ये अब इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, ठीक है, जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं उतना नहीं था, बस एक छोटा सा शहर था, जैसे कि पाटलिपुत्र आप मान लो, बस इनका राज पाटलिपुत्र तक था। लेकिन घटोत्कच के बाद जब उनके बेटे चंद्रगुप्ता वन राजा बनते, तो ये बोलते कि यार मैं अपने पापा और दादा जैसा सिर्फ छोटे से एरिया में नहीं रहूंगा, मैं अपने साम्राज्य को क्या करूंगा, मैं एक्सपांड करूंगा। ऐसे कहा जाता था कि चंद्रगुप्ता और ये जो गुप्ता साम्राज्य था, ये वैश्य कुल का था, ठीक है, वैश्य वर्ण का था। तो जैसे ही चंद्रगुप्त अपने एरियाज को एक्सपांड करने लगता है, तो वो जो एक्सपांशन वाला एंगल है ना, उसी के कारण हम बोलते हैं कि ये ही गुप्ता साम्राज्य का रियल फाउंडर है, क्योंकि ये सही मायने में गुप्ता का जो मेजर पावर है, मेजर सेंटर ऑफ फुटिंग है, उसको ये एस्टैब्लिश करता है। ये व्यक्ति की शादी होती है एक लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से। लिच्छावी मतलब ये क्षत्रिय कुल के होते हैं, क्षत्रिय वर्णा के। अब ये शादी कहा जाता है कि किया इसलिए गया था क्योंकि वैश्य था ये व्यक्ति, और इसके साम्राज्य में क्षत्रिय और ब्राह्मण व्यक्ति भी थे जो कभी भी एक वैश्य के नीचे नहीं रहते, वैश्य के राज्य के नीचे नहीं रहते। तो इसके वजह से इसने अपने राजपद को लेजिटिमाइज करने के लिए इसने कुमार देवी से शादी करी, जो खुद एक क्षत्रिय थी। इस व्यक्ति ने एक टाइटल लिया, दैट इज द महाराजा अधिराजा। इनके मृत्यु के बाद इनका बेटा समुद्रगुप्ता अगला राजा बनता है और ये 335 से लेकर 380 के समय पर राज करते हैं। इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और अलग अलग टाइटल भी दिया जाता है, क्योंकि इनके अलग अलग एसोसिएशन थे। सबसे पहले तो विंसेंट स्मिथ, इनको क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि इनका पूरा जीवन जो है वो आर्मी कॉन्क्वेस्ट में ही निकल गया, आर्मी के साथ ही व्यतीत हो गया। इसके बाद इनको एक और खिताब दिया जाता है, दैट इज द लिच्छावी दौहित्र। मतलब क्या? लिच्छावियों का पोता, ये भी खिताब इसको दिया जाता है और ये कहां पर लिखा गया है? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। इसके बाद इसको कविराज भी बोला जाता है क्योंकि ही वॉज अ लवर ऑफ म्यूजिक। एंड लास्ट में अनुकंपवन भी खिताब दिया जाता है क्योंकि ये व्यक्ति जो है, ये मिलिट्री व्यक्ति के साथ साथ वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट भी था, दयालु भी था। समुद्रगुप्ता के बाद उसका बड़ा बेटा रामगुप्ता यहाँ पर राजा बन जाते हैं, बट रामगुप्ता को उनके छोटे भाई चंद्रगुप्ता टू मार के अपना खुद का एस्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं। अब ये चंद्रगुप्ता टू इनको मारते हैं, उसके कुछ कारण होते हैं, क्योंकि रामगुप्ता अपनी पत्नी को दांव पे लगा देते हैं टू गेट हिज ओन लाइफ बैक, ठीक है। तो दैट वाज द मेजर थिंग। अब चंद्रगुप्ता टू जैसे ही यहाँ पर राजा बनते हैं, तो इनके समय में जो गुप्ता साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। गुजरात,
के क्षेत्र और जो पूरा नॉर्दर्न एरिया था वो उनके कब्जे में आ चुका था। इसके वजह से उनको एक टाइटल दिया गया, दैट इज द विक्रम आदित्य। और इन्हीं राजा के समय पे एक मुख्य कार्य भी हुआ था कि एक चाइनीज ट्रैवलर दैट इज द फा हाइन ने इनके साम्राज्य को विजिट किया। ठीक है, फा हाइन ने एक पुस्तक लिखी है दैट इज नोन एज द फा क्योंकि इसी पुस्तक में इन्होंने गुप्ता साम्राज्य के अलग अलग डिटेल्स के बारे में वर्णन किया हुआ है। इनके बाद इनके बेटे कुमार गुप्ता जो दूसरे एक महान शासक होते हैं, जिन्होंने नालंदा जैसे महाविश्वविद्यालय को स्थापित किया, वो एक राजा बनते हैं। जब ये राजा बनते हैं उसी टाइम पे वेस्टर्न बॉर्डर्स से एक बारबेरियन ट्राइब जिसको हम बोलते हैं हुनास इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करने की राह देखते रहते हैं। लेकिन कुमार गुप्ता के टाइम पे उनके जो बेटे होते हैं वो मिलिट्री जनरल होते हैं, दैट इज द स्कंद गुप्ता। वो इन हुनास को इंडिया के अंदर आने नहीं देते हैं क्योंकि वो उन्हें हरा देते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में ही रोक के रखते हैं। आफ्टर कुमार गुप्ता स्कंद गुप्ता राजा बनते हैं और स्कंद गुप्ता को कहा जाता है कि ही इज द लास्ट मेजर रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इनके बाद जो भी शासक आए गुप्ता के वो कमजोर थे, और क्योंकि वो कमजोर थे तो दूसरे लोगों को दैट इज ये हुनास जिसको अभी तक बाहर रोक के रखा गया था, इनको एक मौका मिल चुका था भारत के अंदर आक्रमण करने का, क्योंकि राजा तो सशक्त है नहीं। तो ऐसे राजाओं को हम क्या बोलते हैं, लेटर रूलर्स। और ये लेटर रूलर्स पहले जहां पर अखंडता की बात करी गई थी, जो समुद्रगुप्ता के समय पे अखंड भारत की हम बात कर रहे थे, अब वो स्कंद गुप्ता के बाद छोटा छोटा होते होते सिर्फ बिहार के कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह चुका था। इसी वजह से हम इसको लेटर गुप्तास बोलते हैं और ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा हुआ है उसके प्रीलिम्स में। अब इतने सारे इसके लेटर गुप्ता के रूलर्स थे। अब ये लेटर गुप्तास को हम मगधन गुप्तास भी बोल सकते हैं। आपने यहाँ पर ये नहीं समझना है कि लेटर जो गुप्ता वंश था उसको पूरा साफ कर दिया गया था भारत के सब कॉन्टिनेंट से। साफ नहीं हुए थे, इनका वंश चल रहा था लेकिन वो बस पावरफुल नहीं था जैसे पहले के गुप्तास थे। इसी टाइम पे जब मैं हुनास की बात करता हूं तो हुनास के दो मेजर रूलर्स होते हैं, एक होता है तोरोमाना, दूसरा होता है मिहिर कुला। ये जो व्यक्ति लोग होते हैं, ये बुद्धिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा इन्होंने परसिक्यूट किया, मारा, उनके जो मॉन्यूमेंट्स है उसको बहुत ज्यादा इन्होंने क्या कर लिया, तहस नहस कर दिया था। जब तहस नहस कर दिया तो इंडिया के अंदर भी ये लोग मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके थे। लेकिन उस समय पे मालवा के एक राजा थे जिनका नाम था यशोधर्मन। यशोधर्मन ने भारत के जो अन्य राजा थे उस समय पे नॉर्दर्न एरियाज के, उनके साथ गठबंधन करके इन्होंने हुनास को परास्त किया और हुनास को बाहर खदेड़ दिया। ठीक है, सो दैट इज हाउ द गुप्ता साम्राज्य खत्म होता है। लेकिन जैसे ही गुप्ता साम्राज्य जब डिक्लाइन होने वाले स्टेजेस पे होता है तो उस समय पे जो लोकल लेवल पे कुछ अलग अलग लोग जो थे, उनके गवर्नर्स थे, उनके नीचे जो काम कर रहे थे, उन लोगों ने अपने अपने एरियाज के अंदर अपना अलग अलग स्वतंत्र राज्य बना लिया। अब अगर मैं उन्हीं राज्यों की बात करूं तो उसमें से गुजरात के क्षेत्र में एक राज्य बन गया था जिसको हम बोलते हैं मैत्रक डायनेस्टी। ठीक है, और ये मैत्रक डायनेस्टी में बहुत सारे राजा लोग थे। अब ये बहुत सारे राजाओं में से एक मुख्य राजा थे जिनका नाम था ध्रुवसेन II। अब मैं इनको मुख्य इंडियन हिस्ट्री के टर्म्स में बोल रहा हूं क्योंकि इनके बारे में हमको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये व्यक्ति जो थे ना वो हर्षवर्धन के कंटेम्प्ररी थे और इन्होंने हर्षा की बेटी से भी शादी करा था। ये जो साम्राज्य था इसका कैपिटल कहाँ है, ये वल्लभीपुर में है, इसका कैपिटल गुजरात के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा साम्राज्य जो नॉर्थ इंडिया में ही बना उसको हम बोलते हैं मौखारी साम्राज्य। ये मौखारी साम्राज्य का कैपिटल क्या था, कन्नौज के अंदर था, जो आज के समय में यूपी में होता है। अब ये जो लोग थे इनको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द मौखाली के अलावा मोखालीज। और इनके एक मुख्य रूलर होते हैं ग्रहवर्मन। ये वही ग्रहवर्मन है जिससे शादी होती है हर्षवर्धन के बड़ी बहन की, और जैसे ही शादी होती है वो एक बंगाल के राजा होते हैं, गौड़ा राजा, जिसको हम शशांक बोलते हैं, शशांक गौड़ा। इस व्यक्ति ने कन्नौज के ऊपर हमला करके इनकी जो
जो राज्यवर्धन, जो हर्षवर्धन की बहन थी, उनके पति को वो मर्डर कर देते हैं और कन्नौज के ऊपर अपना एस्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं। उसी को बचाने के लिए जो हर्षवर्धन के बड़े भाई होते हैं, जो पुष्यभूति साम्राज्य को बिलोंग करते हैं, पुष्यभूति साम्राज्य जिसका कैपिटल आज के समय के हरियाणा में, दैट इज द कुरुक्षेत्र, थानेश्वर में, और उस समय का थानेश्वर, उस एरिया के अंदर इनका कैपिटल था। उसके मेन राजा थे प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा था राज्यवर्धन और उनके जो छोटे बेटे थे दैट इज द हर्षवर्धन। बीच में एक बहन थी जिनका नाम था राज्यश्री। अब यहां पर जैसे मैंने बोला, राज्यश्री की शादी हो चुकी थी, किससे? ग्रहवर्मन से, और शशांक ने उनको मार दिया था। तो राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन राजा बनते हैं और वो वहां पर जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो हर्षवर्धन राजा बन जाते हैं एंड फाइनली हर्षवर्धन ही शशांक गौड़ा को मारते हैं। और ऐसे करके फाइनली इन्होंने जो मौखारी का साम्राज्य है और जो पुष्यभूति का साम्राज्य था, इसको मर्ज करके पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना एक्सपांशन शुरू कर दिया। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ इंडिया का हर्षवर्धन तक के जो पीरियड है वहां तक हम खत्म करते हैं। ये है हमारा एंशिएंट टाइम पीरियड। इसके बाद जब हम साउथ इंडिया का, ये नॉर्थ इंडिया का एंशिएंट टाइमलाइन हमने डिस्कस किया, साउथ इंडिया की मैं बात करूं तो साउथ इंडिया के अंदर हमारे पास सबसे एंशिएंट मोस्ट जो एविडेंस होता है वो चाल्कोलिथिक पीरियड का यहाँ पर हमको डेक्कन एरिया के अंदर हमको मिलता है। लेकिन चाल्कोलिथिक पीरियड के बाद एक मेजर पीरियड होता है दैट इज नोन एज द मेगालिथिक कल्चर, जो साउथ इंडिया के अंदर हमको मिलता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है ना साथियों, वो 1200 बीसी से 600 बीसी तक हम इसको गिन सकते हैं। मेगालिथिक मतलब क्या? मेगा मतलब बड़ा और लिथिक मतलब पत्थर। सो बड़े पत्थरों का जो युग था उसको हम मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं। अब इसको आप कंटेम्पररी पीरियड पे देख सकते हैं कि भाई ये 600 बीसी वैदिक एज के टाइम पे भी था, महाजनपदास के युग पे भी था, फॉरेन इन्वेजन्स के टाइम पे भी था और हेटेरोडॉक्स स्कूल्स के भी टाइम पे था। इसके बाद एक नए युग का शुरुआत होता है दैट इज नोन एज द संगम एज। मेगालिथिक एज में मेजरली स्टोन को यूज किया जाता था, लेकिन हम यहाँ पर परिवर्तित जब किया जाता है सो कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, उसके वजह से परिवर्तन होता है। बदलाव किस में हो रहे हैं? संस्कृति में, कल्चर में, रहन सहन के तरीके में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल तरीकों में यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं। अब यहाँ पर पहले क्या माना जाता था कि संगम एज का जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है 300 बीसी में, लेकिन रिसेंट एक्सकवेशंस के हिसाब से हमको कुछ एविडेंसेस मिले हैं 600 बीसी के समय का, जो ये दर्शाते हैं कि शायद संगम पीरियड का जो समय है वो 600 बीसी के समय पे भी रहा होगा। इसीलिए मैंने यहां पर 600 बीसी ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है एज पर लेटेस्ट एक्सकवेशंस। इसके अलावा अगर मैं जनरली बात करूं तो संगम एज के अंदर ना टोटल 4 साम्राज्य है, जिसका इंफॉर्मेशन हमको अशोकन पिलर्स में से मिलता है। 4 साम्राज्य कौन से हैं? चेरास, चोलास, पांड्यास एंड सतियापुत्रास। लेकिन इन चारों में से जो चौथा वाला था सतियापुत्रास, उसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, जबकि सिर्फ 3 ही साम्राज्यों के बारे में मिलता है दैट इज चेरास, चोलास एंड पांड्यास। अब उन्हीं चेरास, चोलास एंड पांड्यास की बात करूं तो सबसे पहले चेरास जो हैं उनको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज केरलापुत्रास। इनका जो मेन चिन्ह था, सिंबल था, वो था बो, और इनका जो कैपिटल था वो था वांजी, जिसको हम करूर के नाम से भी जान सकते हैं। इनके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं, जिनमें से वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड इंपॉर्टेंट रूलर्स वाज उदयन जेरल। ये जो उदयन जेरल था, इसको हम एक नाम भी देते थे रेड चेरा और द गुड चेरा। इसके बाद एक दूसरा राजा होता है जिसका नाम होता है सेंगुटवन, और इसने एक कल्ट की शुरुआत करी जिसको हम बोलते हैं पथिनी कल्ट। इसका मतलब होता है द वाइफ वर्शिप, आइडियल वाइफ वर्शिप, मतलब पत्नी की पूजा करना। इनका जो मेजर सी पोर्ट्स होते हैं दैट इज मुजुरी एंड तोंडी। ये जो सवाल पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2022 के पेपर में। इसके बाद अगला साम्राज्य है चोलास। इनको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं दैट इज द चोलामंडलम, और इनका चिन्ह होता है टाइगर। इनके कैपिटल की बात करें तो इनके 2 कैपिटल्स थे। अंदर की तरफ दैट इज इनलैंड की तरफ उनका था उरयूर, वेरास कोस्टल एरिया के अंदर इनका कैपिटल था पुहार। पुहार को हम अलग अलग नामों से भी जान सकते हैं दैट इज द पुमपुहार, ठीक है, पुमपुहार और कावेरी पट्टनम। ये जो पोर्ट है या ये सिटी की शुरुआत किसने करी थी? इट वाज द करैकार। करैकार जो संगम समय के चोला साम्राज्य के शासक रह चुके
हैं। और यही सवाल पूछा गया है इन द यूपीएससी प्रीलिम मुसूरी के साथ साथ मेजर पोर्ट्स में। इनके जो मेजर चोला के मेजर रूलर्स हैं ये थे इलारा और करैकल। ये दोनों ही राजाओं ने श्रीलंका के ऊपर कैप्चर अपना कब्जा जमाया हुआ था। अब चोलास के बाद अगर मैं अगले वालों की बात करूं दैट इज द पंड्यास। सो पंड्यास इनको हम एक और नाम से जान सकते हैं दैट इज इट इज नोन एज द किंगडम ऑफ पर्ल्स। ऐसा कहा गया है बाय देयर कंटेम्पोररीज दैट इज मौर्यन एज के समय पे कि ये जो साम्राज्य था इसको राज करती थी एक महिला, लेकिन वो अगेन कंट्रोवर्शियल है। इनका जो मेन सिंबल है दैट इज द फिश। इनके भी दो कैपिटल्स थे, एक था इनलैंड अंदरूनी की तरफ दैट इज द मदुरई और कोस्टल एरियाज के अंदर इनका था कोरकई। इनके मेजर रूलर्स कौन से थे दैट इज द मुदुकुमुडी दैट इज ही इज द फर्स्ट रूलर एंड नेदुनजेलियन इज द अनदर रूलर। और इनके मेजर पोर्ट्स कौन से थे कोरकई और सलियूर, ये मेजर पोर्ट्स थे। अब संगम पीरियड के बाद भी साउथ इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हुए थे, मतलब साउथ इंडिया और डेक्कन के अंदर अलग अलग साम्राज्य बने हैं। और वो साम्राज्यों की अगर मैं बात करूं तो ये क्रोनोलॉजी है एंड यूपीएससी आपसे क्रोनोलॉजी पूछेगा। तो क्रोनोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले सातवाहना वहां पर थे। सातवाहना के हटने के बाद जो डेक्कन एरिया है गुप्ता साम्राज्य के समय पे एक दूसरी डिनेस्टी वहां पर राज कर रही थी कंटेम्प्रेरी लेवल पे दैट इज द वाकाटाकन। वाकाटाकन्स को हटाने के बाद इक्ष्वाकु साम्राज्य वहां पर राज करने लग गया। इक्ष्वाकु को हटाने के बाद वहां पर पल्लवा साम्राज्य राज करने लग गया जिनका कैपिटल कांचीपुरम था। और पल्लवास के साथ साथ में जो कंटेम्प्रेरी थे वहां पर चालुक्यास राज कर रहे थे साउथ इंडिया में। चालुक्यास के हटने के बाद छोटे छोटे एरियाज के अंदर कदम्बाज और फिर उसके बाद कालब्रास राज करने लग गए। सो यहाँ पर साथियों हम हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको हम खत्म करते हैं। और ये जो पॉइंट है ना साथियों साउथ इंडिया वाला, इसको हम आगे आने वाले जो अगला हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर भी हम उसको कवर करेंगे। साउथ इंडिया को और डिटेल में हम उसको कवर करेंगे। इसके साथ ही मैं आपके लिए सीसैट के बारे में बताना चाहूंगा कि सीसैट जो है ना वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और 2023 के जो प्रीलिम्स का पेपर था उसने बता दिया कि सीसैट बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। तो उसे और आसान बनाने के लिए हमने प्रीलिम्स 2024 के लिए सीसैट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन को बहुत इजीली पुट अप किया जाएगा और आप इतने ला सकेंगे कि आप सीसैट के पेपर को आसानी से क्लियर कर सकेंगे। इसी के साथ आई विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग। इस सेशन का जो हैंडआउट का डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी ये जो पीडीएफ है ये आपको बहुत इफेक्टिव मदद करेगा इन योर प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये वीडियो भी देखना पड़ेगा फॉर अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। विद दिस थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट।